तो पुनः उपस्थित तमाम लोगों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं, आज का हमारा कार्यक्रम का विषय कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। इसके हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय तुलिका स्वाति जी हैं। आप दरभंगा में, दरभंगा की इंजीनियरिंग कॉलेज में आप प्राध्यापक हैं। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र कुमार सर का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ ही उपस्थित तमाम प्रतिभागियों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। साथ ही हम आदरणीय तुलिका स्वाति जी से सादर अनुरोध करते हैं कि कृपया आप अपना व्याख्यान शुरू करने की कृपा करें। प्रणाम सर, धन्यवाद पहले तो प्रयत्न का और आप प्रभात सर का कि आपने मुझे चुना इस काम के लिए, आपने मुझे इस योग्य समझा। इस टॉपिक को चुनने का भी मेरा यही आशय था कि पिछले 1 साल में मैं इन युवाओं के साथ रही हूँ। एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एक प्रोफेशनल डिग्री में पढ़ा के मुझे यही सीखने को मिला कि संवाद बहुत जरूरी है बच्चों के साथ भी। ये तो एक बहुत सामान्य बात है कि एक शिक्षक बच्चों के साथ संवाद करेंगे तभी पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाना एक बात होती है और संवाद के रूप में पढ़ाना दूसरी बात होती है, जब बच्चे आपकी बात समझने लगते हैं। और आजकल का जो युग है ये प्रोफेशनल स्किल मांगता है, जिसमें से कम्युनिकेशन स्किल सबसे जरूरी है आपके पर्सनैलिटी को, आपके व्यक्तित्व को निखारने के लिए। आप जो भी हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, आप अपने संवाद के रूप में जो आप मुखर होकर लोगों के सामने प्रकट करते हैं वो आपका मुख्य व्यक्तित्व माना जाता है। तो मैं यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बोलूंगी, मैं कोशिश करूंगी कि सबको बराबर समझ में आए। वैसे तो मेरा विषय अंग्रेजी है, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं हिंदी में भी बराबर ही बात कर सकती हूँ। तो पहला जो हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये लगभग हर क्षेत्र में अब बहुत प्रोमिनेंट जगह पा चुका है। पहले तो ये केवल प्रोफेशनल कोर्सेज में ऐसी चीजों के बारे में बात होती थी, लेकिन अब क्या है, अब दुनिया डिजिटलाइज हो रही है, हमारा देश काफी डिजिटलाइज हो चुका है। हमारे देश में भी प्रोफेशनल स्किल पे भी बहुत काम चल रहा है, कौशल विकास पे बहुत काम चल रहा है। इसमें सबसे जरूरी चीज अभी अब यही मानी जाती है कि आपका पर्सनैलिटी क्या कहता है आपके बारे में। एक तो हमारी डिग्रीज एक जगह है, सर्टिफिकेट्स एक जगह है, लेकिन आप उस सबको प्रस्तुत कैसे करते हैं दुनिया के सामने, वो बहुत जरूरी होता है। इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पर्सनैलिटी की, यानी कि व्यक्तित्व की। पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत बातें हुई हैं, बहुत साइकोलॉजी के क्षेत्र में अगर जाएं तो बहुत सारे थ्योरिस्ट आए हैं जिन्होंने उस पे मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक की आपकी पर्सनैलिटी की प्रतिदिन चेंज होने पे भी उन्होंने बात की है। फ्राइड का एक सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है इड, ईगो और सुपर ईगो का, जो सबसे प्रचलित माना जाता है साइकोलॉजी में और सबसे ज्यादा सर्टिफाइड भी माना जाता है, ऑथेंटिक माना जाता है, जो हम सबके साथ होता है। उनके हिसाब से ये जो 3 हमारे पर्सनालिटी के प्रकार है, इड, ईगो और सुपर ईगो, उसमें इड इज अबाउट हाउ वी आर बॉर्न, जैसे हम जन्म लेते हैं तब हम मतलब हमारा जन्म, हमारी फैमिली अपब्रिंगिंग, वो हमारे इड पार्ट में आता है। ईगो पार्ट में आता है व्हाट वी वांट टू बिकम इन आवर लाइफ, हम अपनी पर्सनालिटी को कैसे बनाना चाहते हैं, हम अपना व्यक्तित्व कैसे किस क्षेत्र में बनाना चाहते हैं और कितना विकसित करना चाहते हैं। और तीसरा आता है सुपर ईगो, समाज हमसे क्या चाहता है, हम कुछ भी चाहें, हमारी अपब्रिंगिंग जैसे भी हो, एक हमारे समाज का ये अलिखित नियम है कि आप समाज के तरीकों से ही चल रहे हैं तो ही आप सही हैं। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये अगर हम मान के चलें तो भी 3 तरह की का व्यक्तित्व लेके हम लोग हमेशा ही चल रहे हैं। हमारा जन्म जहाँ हुआ और जिस परिवार में और जिस लोकेलिटी में हुआ, जैसा हमारा अपब्रिंगिंग हुआ, हमारा जैसा पालन पोषण हुआ, वो एक व्यक्तित्व हमारा बनाता है। अगर बेसिक से शुरू करें तो स्कूल जाने से पहले हम लोग जैसे तैयार होते हैं 2-3 साल, उसके बाद हम लोग स्कूल जाते हैं, वहां पे हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। उस 10-15 साल में एक सामान्य, अगर हम लोग विषय के रूप में देखें तो सामान्य एक जानकारी हो जाती है हमें कि हमें किस विषय में हम अधिक उत्सुक है अपने आप को लेके। कुछ बच्चे साइंस में बहुत अच्छा कर लेते हैं,
कुछ साहित्य में बहुत अच्छा कर लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो ये भी एक हमारा व्यक्तित्व ही बन रहा होता है, हमारा पर्सनालिटी जो है हमारी डेवलप हो रही होती है उस स्कूल टाइम में पूरे। अगर 10-12 साल इसको मान लें, उसके बाद 12th के बाद उस पर्सनालिटी को हमें मौका मिलता है कि हम एकदम प्रॉपर बताएं कि हमें विज्ञान क्षेत्र पसंद है, कला पसंद है, या कॉमर्स पसंद है, या लॉ, कुछ भी। एक वहां आके थोड़ा सा आप डिटेल, आप बाकायदा बता सकते हैं कि नहीं, मैं साइंस के क्षेत्र में नहीं जाना चाहता, मैं साहित्य के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, या जो भी है। तो ये एक अलग हमें आइडेंटिटी मिलनी शुरू होती है यहाँ से। और शिक्षा बहुत जरूरी है व्यक्तित्व के लिए, इसीलिए शिक्षा के विषय के रूप में मैं बता रही हूँ कि एक अलग अलग विषय में भी हमारी पर्सनालिटी अलग अलग तरीके से डेवलप होती है। आप, ये बहुत सामान्य सी बात है, हम लोग कहते हैं इंजीनियरिंग के बच्चे ऐसा करते हैं, साहित्य कला पढ़ने वाले ऐसा करते हैं। तो ये हमारे व्यक्तित्व का ही विश्लेषण हो रहा होता है। अलग अलग लोगों का जो मत है वो हमारे विषय के हिसाब से भी बनता जाता है। उनकी सोसाइटी में आते हैं, जैसे बिहार की अगर केवल बात करें तो यहाँ पे तो इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा बहुत कम ही लोगों का रुझान होता है। कला उन लोगों को पढ़ने दिया जाता है जो इंजीनियरिंग ना कर पाए, नीट ना निकाल पाए। उनको लगता है कि वो कुछ नहीं कर पाए तो साहित्य पढ़ेंगे, लिटरेचर पढ़ेंगे, और वो भी ना कर पाए तब तो फिर कॉमर्स है ही, पास करना है 12th, तो इसलिए उनको कॉमर्स दिला दिया जाता है। तो और ये थोड़ी सी ये दुखद बात है कि ये इस हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी को भी जज किया जाता है, क्योंकि ये विषय ये पढ़ रहा है तो ऐसा होगा, ऐसा वाला। तो खैर 12th के बाद ये हमारा एक बनता है। लेकिन मुख्यतः ग्रेजुएशन पहुंचते पहुंचते, ग्रेजुएशन पूरा करते करते जब हम लोग प्रोफेशनल फील्ड में आना चाहते हैं, तब हमारी पर्सनालिटी कैसी डेवलप होती है, वो सबसे ज्यादा जरूरी एक फेज होता है हमारी लाइफ का। और ये कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो ये पूरा टॉपिक है, ये इस फेज में हमारे लिए बहुत जरूरी है सीखना कि हमारा व्यक्तित्व क्या है, हम क्या बनना चाहते हैं। और ये सब अगर हम जो भी बन गए, बनना चाहते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन आप वही हैं जो आप दुनिया के सामने में बता रहे हैं। आजकल दुनिया इतनी डिजिटलाइज हो गई है और सोशल मीडिया की वजह से कोई भी किसी और की के लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं है, कोई भी किसी के स्ट्रगल्स को इंटरेस्टेड नहीं है। आप जो पोस्ट करेंगे आपको वही माना जाएगा। आप केवल अच्छा पोस्ट कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, लोग यही समझेंगे कि आपके जीवन में कोई दुख नहीं है। तो अगर यही सोशल मीडिया पे जैसे हम अपने आप को हमेशा अच्छा प्रेजेंट करते रहते हैं, वही वाली पर्सपेक्टिव ना हमें इंटरव्यू में भी दिखानी पड़ती है। आप इंटरव्यू में जाके आपको ये सीखना पड़ेगा कि आपको क्या बताना है अपने बारे में। अपने फेलियर्स के बारे में नहीं बताना होता है इंटरव्यू में। जैसे हम हमेशा बच्चों को सिखाते हैं कि जब इंटरव्यू में अगर ऐसी कोई चीज पूछी जाए जो आपको ना आती हो, तो आपको ना में जवाब ही नहीं देना है, आपको वो उस बातों पर ज्यादा जोर देना है जो आपको आता हो। तो ये भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो हमारी इस ग्रेजुएशन टाइम में, ये कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करना इसलिए भी जरूरी है कि प्रोफेशनल, जब हम लोग प्रोफेशनल ग्राउंड पे जाके इंटरव्यू में प्रेजेंट करें खुद को, तो वो सीख सके कि हमने क्या सीखा है अब तक और हम खुद को क्या बना के बता रहे हैं। तो व्यक्तित्व का तो यही बेसिक तो यही है कि जैसे आपका जो चरित्र है, जो आप लोगों के से कैसे आप मिलते जुलते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, आपने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, आपकी शिक्षा क्या है, आपका बातचीत करने का तरीका क्या है, आप कितना रिस्पेक्ट अपने आसपास के लोगों को दे रहे हैं। या फिर आप, कुछ लोग होते हैं कि देखने में बहुत अच्छा ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन जब अपने से नीचे वर्ग के लोगों से बात करें तो बहुत गलत तरीके से बात करते हैं। फिर कुछ होते हैं कि भले उनके कपड़े जो है बहुत सरल सामान्य से हों, लेकिन वो रिस्पेक्ट देना जानते हैं। तो यही फर्क हमें समझने की जरूरत है कि पर्सनैलिटी मतलब केवल वो नहीं होता कि आप कैसे दिख रहे हैं। दिखना एक बहुत जरूरी भाग है। जैसे आप इंटरव्यू के लिए आप जिस कमरे में दाखिल होंगे, वहां पे आपका सबसे पहला इमेज यही बनेगा कि आपने क्या पहना हुआ है, आप कैसे दिख रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपने अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू किया ना, आपका रियल पर्सनैलिटी, कैरेक्टर, चरित्र जो है तब उभर के आता है। तो आजकल का जो दौर है, हर मिनट में, हर दिन हमारी दुनिया जो है बदल रही है। हर दिन हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। तो ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक ये भी बहुत जरूरी पार्ट है कि किसी भी परिस्थिति में हम कैसा व्यवहार करते हैं। अगर वर्क प्लेस प्रोफेशनल, ऑब्वियसली ये हम थोड़ा प्रोफेशनल वर्क स्पेस के ही टर्म्स में हम इस बारे में बात करेंगे। तो प्रोफेशनल वर्क स्पेस में हर दिन नई नई चुनौतियां आएंगी। कभी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है तो भी आप अति उत्साहित ना हो, और कभी कभी बहुत सारे कठिनाई हर रोज हमें मिलने को आते हैं हमारे कलीग्स के रूप में, या कुछ डेली स्ट्रगल्स हैं हमारे वर्क लाइफ के, उसको आप कैसे डील करते हैं। उस समय आपका
आपका धैर्य कितना काम आता है, आपकी ईमानदारी कितना काम, आपका ईमानदारी जो है आपको कितना सपोर्ट कर पाता है। एक होता है बहुत ज्यादा ईमानदार है लेकिन वो आपकी ईमानदारी काम नहीं कर रही है आपके वर्क प्लेस में। तो एक कुशल निगोशिएशन स्किल आपको आना चाहिए कि किस चीज को कैसे हैंडल करना है। आपको लीडरशिप स्किल आनी चाहिए कि आप एक किसी भी वर्क प्लेस में आप काम कर रहे हो, अगर आपको एक टीम बिल्डिंग की के रूप में कोई काम दिया जाता है तो आप टीम बिल्ड कर सकें, उसमें लीडरशिप दिखा सके। आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, आपका ग्रुप डायनेमिक्स अच्छा होना चाहिए। ये सब स्किल्स अगर मिला लें तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए मोटे मोटे तौर पे 2 स्किल्स हमारे लिए जीवन में बहुत जरूरी होते हैं। इसको कहते हैं हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स। अगर मोटे तौर पे बात करें तो हार्ड स्किल हमारी शिक्षा है, एकेडमिक डिग्रीज, सर्टिफिकेट, ये सब हमारी हार्ड डिग्रीज है। आपने नर्सरी से लेके जहां तक ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी जहां तक भी पढ़ाई किया, जितने आपके मार्कशीट्स हुए, जितनी आपकी डिग्रीज हुए, सर्टिफिकेट्स हुए, या एक्स्ट्रा करिकुलर स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट हो सकते हैं, या अपने वेबिनार आप अटेंड कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, ये सब आपकी हार्ड स्किल में आता है। हार्ड स्किल हमें क्या बताते हैं कि ये स्टूडेंट जो है इसने इस विषय में स्नातक किया है, उसने इस स्पोर्ट्स में भाग लिया हुआ है, उसने इस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भाग लिया है, यानी कि इन सब चीजों में वो कुशल है। लेकिन इन चीजों से क्या आपकी ईमानदारी पता चलेगी कि आप कितने ईमानदार हैं अपने काम को लेके, या कितना डेडिकेटेड हैं, कितना आप लोगों के स्ट्रेस को हैंडल करना जानते हैं, परिस्थिति बदलने के हिसाब से आप कितना खुद को ढाल सकते हैं। तो ये जो दूसरा भाग होता है जिसका कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, जिसके ऊपर कोई मापदंड नहीं बना हुआ है कि ये 1 से 10 तक आप जज करिए कि ये कितने ईमानदार हैं, आपकी लीडरशिप स्किल कितनी है, या आपको कोई सर्टिफिकेट मिल जाए कि हाँ इससे आपका लीडरशिप स्किल कितना काम आता है ये पता चले। तो जो चीजें मापी नहीं जा सकती हैं सर्टिफिकेट और मार्क्स के हिसाब से, वो आती हैं सॉफ्ट स्किल्स में। तो मोटे तौर पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अगर हम लोग मोटे मोटे तौर पे बात करें तो ये 2 चीजें बहुत जरूरी है जाननी, कि हमें अपनी हार्ड स्किल जो है हमें मतलब हमारी पढ़ाई अगर चल रही है, आप किसी प्रोफेशनल स्किल में हो या मतलब प्रोफेशनल कोर्स में हो या नॉर्मल किसी आर्ट्स कोर्स में हो, वो सब फर्क नहीं पड़ता। आपकी मार्कशीट बन रही है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, आपके मार्क्स आ रहे हैं, आपको डिग्री मिलते जा रहे हैं, आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कर रहे हैं, आपको सब कुछ मिलता जा रहा है। वो आपकी जो है सीवी के लिए जो फाइल तैयार करनी होती है वो आपकी तैयार हो रही है। सीवी में आपको जितनी चीजें मेंशन करनी है कि मैंने ये सब किया, वो तैयार होती जा रही है। लेकिन इसके साथ ही हमें पता नहीं चलता कि ये कब हो रहा है, लेकिन साथ साथ हमें ये भी हमारा जो चरित्र इस तरह से भी डेवलप होता रहता है कि आप परीक्षा में कितनी चोरी कर रहे हैं, उससे आपकी ईमानदारी, आपको खुद को तो पता होगी कि मैंने 100 में से 10 नंबर की तो चोरी की है। तो ये आपका पर्सनैलिटी डेवलप हो रहा है। कुछ लोग बच्चों का है कि वो चोरी करके ही पास होंगे, तो वो थोड़ा सा उसमें वो रह जाता है। कुछ बिल्कुल ईमानदारी से 1-1 नंबर लाते हैं, भले ही कम लाते हैं लेकिन उनमें ईमानदारी का भाव ज्यादा होता है। एक होता है कुछ बच्चे होते हैं जैसे पढ़ाई में बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, चाहे कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर हो, कुछ भी हो, उस पे उनका ध्यान नहीं जाएगा, वो केवल पढ़ाई पे एकदम फोकस है, उनका डेडिकेशन उससे पता चलता है। यानी कि चीजें आपकी जो जैसे जैसे आपकी डिग्री, एक होता है ना डिग्री के लाइन लगे जा रहे हैं ना, टेकअप हो रहे हैं ना, वैसे ही आपका चरित्र भी वैसे ही हर डिग्री के साथ, हर साल, हर महीने आपका व्यक्तित्व भी उतना ही विकसित हुआ जा रहा है। जो हमें पता नहीं चलता, जो हमें दिखता नहीं, वो सॉफ्ट स्किल होता है। जो हमें दिखता जाता है वो हमारा हार्ड स्किल होता है। हमारा हार्ड स्किल जो है फाइल में काउंट हो जाता है। इंटरव्यू के टाइम में हम अपना हार्ड स्किल हाथ में लेके चलते हैं, और सॉफ्ट स्किल जो है हम अपने पूरे व्यक्तित्व में लेके चलते हैं, कि वहां पे जाके ये फाइल देने के बाद जो हम कहेंगे, जो हमें 10 मिनट का समय दिया जाएगा इंटरव्यू बोर्ड के से, तो हमें जो पूछेंगे और हम जो बताएंगे वो हमारा सॉफ्ट स्किल होगा। सबसे जरूरी पार्ट, आपका सीवी कितना भी स्ट्रांग हो, अगर आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल आपका बेहतर नहीं है, तो आपका हार्ड स्किल काम नहीं देगा, कोई भी नहीं काम देता है उस समय। तो इन्हीं सॉफ्ट स्किल्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो माना जाता है वो है कम्युनिकेशन स्किल। अब कम्युनिकेशन की बात करें तो सीधी सी बात है, संचार, संवाद। आजकल के समय में तो कम्युनिकेशन मुझे नहीं लगता कि किसी को ना पता हो, हर किसी को कम्युनिकेट करना है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या सोशल मीडिया कोई भी हो। स्नैपचैट भी आजकल बहुत चल रहा है, वो भी एक इंटरेक्शन का ही माध्यम है, उसमें किसी को कुछ बोलना नहीं होता है लेकिन हर किसी को पता है कि क्या चल रहा है। तो दैट इज ऑल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इज ऑल दैट वी हैव टू शेयर, either formally or informally, either officially or in a personal space। चाहे आप अपनी फैमिली से बात कर रहे हो, वो भी एक कम्युनिकेशन ही है। इस वेबिनार में मैं अभी बोल रही हूँ, आप सब उसको अगर एग्री कर रहे हो तो वो भी कम्युनिकेशन है।
आप क्लास में टीचर्स आपसे बात कर रहे हैं, वो भी कम्युनिकेशन है। आप जब जॉब में हो, आपके बॉस ने आपको काम दिया, आपने वो पूरा किया, वो भी कम्युनिकेशन है। आपके कॉलेज में नोटिस बोर्ड पे अवकाश का नोटिस आता है, वो भी कम्युनिकेशन है। मतलब किसी भी तरीके से जब आपको नई जानकारी मिल रही है किसी चीज के बारे में, वो कम्युनिकेशन है। अगर आपकी माँ कहती है कि 1 कप चाय बना के दो और आपने बना के दे दिया, मतलब कम्युनिकेशन है। अगर आपने सुना नहीं तो कम्युनिकेशन नहीं हुआ। अगर हम रास्ते पे जा रहे हैं, एक बोर्ड लगा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड, वहां पे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का एडवर्टाइजमेंट है, वो भी हमें पता चली, वो भी एक संचार का ही माध्यम है। अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो मोटा मोटी 2 तौर पे कम्युनिकेशन पे हम लोग सीधी सी बात कर सकते हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है आपका पर्सनल लेवल पे, आप दोस्तों के साथ करो, कलीग्स के साथ करो, अपने भाइयों बहनों के साथ करो, पेरेंट्स के साथ करो, जो भी है, जहाँ पे कोई ऑफिशियल नोटिस, ऑफिशियल लेटर की बात नहीं हो रही है, वो सब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। उसको ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। मतलब उसका कोई ऐसा कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है कि ऐसे करके ही आप कम्युनिकेट करो। लेकिन जब हम प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन, तो उसका क्राइटेरिया सेट है। आपको शायद कोई बताएगा नहीं कि बॉस से ऐसे बात करना चाहिए। आपने अपने पूरे स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ में आपने देख के सीख लिया है कि बॉस के साथ रिस्पेक्ट से ही बात करनी है, कलीग के साथ थोड़ा सा कैजुअल हो सकते हैं, अपने से जूनियर्स को भी रिस्पेक्ट देना है। तो जैसे कोई अगर काम आपको दिया जाता है ऑफिस में, तो उसका एक आप वेट करेंगे कि एक फॉर्मल लेटर आएगा, चिट्ठी निकलेगी, तब तो इस पे काम होगा। ये तो आपने हमें आराम से सुना होगा, बिहार के किसी भी सरकारी ऑफिस में जाइए तो वही होता है कि साइन करवा के लाइए, चिट्ठी निकलवाइए। वो सब कम्युनिकेशन का पार्ट है, वो सब फॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट है, जो हम लोग हमेशा देखते हैं। हमने केवल थ्योरी में उसके नाम नहीं सुने हुए हैं। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन तो हमने समझ लिया कि कोई भी कैजुअल बातचीत कुछ भी हो रही है, अगर व्हाट्सएप पे भी बात चल रहा है दोस्तों से कि चलो चाय पीने चलते हैं, वो भी एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ही है। लेकिन वही व्हाट्सएप पे अगर आपके ऑफिस के ग्रुप में नोटिस आता है कि कल सारे कोर्स फाइल्स बना के जमा करने हैं, तो वो हो गया एक फॉर्मल कम्युनिकेशन। वो प्रिंसिपल का ऑर्डर है, इस टॉपिक पे आपको काम करके कल प्रेजेंट करना है। तो अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो उसको भी कोई भी कम्युनिकेशन वैसे मोटा मोटी 3 तरह का होता है। वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि ओरल कम्युनिकेशन, मौखिक संवाद। उसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि जो बोल के ना किया जाए, और तीसरा होता है रिटन कम्युनिकेशन यानी कि लिखित संवाद। पहले मौखिक और लिखित की बात करें तो मौखिक कम्युनिकेशन तो हमारे साथ हमेशा ही होता रहता है, दिन भर तो हम करते ही रहते हैं, अपने घर में, दोस्तों के साथ, ऑफिस में, हर जगह। तो वो एनीथिंग दैट हैज गॉट वर्ड्स, जो बोल के किया जाता है बात, वो सब वर्बल कम्युनिकेशन में आ गया। रिटन कम्युनिकेशन में जो हम व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, वो भी फेसबुक मैसेंजर में चैट कर रहे हैं, वो भी रिटन है। लेकिन आपको अगर लेटर मिल रहा है कि इस ये वाला काम करके देना है, वो भी रिटन कम्युनिकेशन हो गया। आपका नोटिस भी रिटन कम्युनिकेशन है। जो न्यूज़पेपर्स रोज रोज आ रहे हैं, वो भी रिटन कम्युनिकेशन है। एडवर्टाइजमेंट आप देख रहे हैं, वो भी रिटन कम्युनिकेशन है। जो भी लिखित रूप में आपको जो भी संवाद आपको प्राप्त हो रहे हैं, वो सब रिटन कम्युनिकेशन हुआ। हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें भी 2 प्रकार से हम लोग इसको बात कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं आपस में, हम सभी कम्युनिकेशन में ही हैं। आप मेरा चेहरा देख रहे हैं, मेरे एक्सप्रेशंस देख रहे हैं, मेरे हैंड जेस्चर्स देख रहे हैं। आप अगर उस हिसाब से भी आप जज कर सकते हैं कि किस बारे में बात चल रही है। अगर कोई जोक चल रहा होगा तो लोग हंस रहे होंगे, तो वो रिटन, उसमें कोई हंसने में कोई शब्द नहीं है, हंसने में कोई लिखित चीज नहीं है, लेकिन एक एक्टिविटी हो रही है जो कि नॉन वर्बल है, तो वो भी एक कम्युनिकेशन का टाइप है। अगर कोई रो रहा है तो आप आराम से समझ सकते हैं कि वो दुखी होगा, इसलिए रो रहा है, तो आपको एक आइडिया तो लगा कि संवाद तो हुआ कि ये हो रहा है वहां पे। ये तो हो गया सामान्य लोगों की बात। हम इंटरव्यू में हमें सिखाया जाता है कि वहाँ कैसे बैठना है, उठना है, बोलना है, वो सब आ गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। दैट आर ऑल स्किल्स एंड योर जेस्चर्स, फिजिकल जेस्चर्स। उसके बाद आते हैं वो लोग जो बोल और सुन नहीं सकते या देख नहीं सकते। उनका जो कम्युनिकेशन का माध्यम होता है, वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ही। जैसे हम ब्रेल लिपि की बात करें, वो भी नॉन वर्बल ही है देखा जाए तो। वो बोल के सुन के नहीं बता सकते, लेकिन वो टच, एक सेंसरी कम्युनिकेशन जो है, वो सेंस करके बता सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं। इसके बाद साइन लैंग्वेज जो है, वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। वो बोल नहीं सकते, जो बोलने वाले लोग हैं वो तो बोल के अपनी बात कह लेते हैं, लेकिन साइन लैंग्वेज से जो बातें बताई जाती है, वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाती है। तो किसी भी कम्युनिकेशन में मेनली यही 3 मुख्य तरीके से बात हो सकती है, या तो बोल के, या तो लिख के, या तो इशारे करके, और जो बोलते वक्त जो अभी जो जेस्चर्स कर रहे हैं वो भी। इस सब से कम्युनिकेशन एक कंप्लीट होता है। अभी कम्युनिकेशन कंप्लीट होने की बात करें
तो मान लीजिए हम यहाँ बोले जा रहे हैं और मेरा माइक म्यूट हो गया, अब तक बात पहुंची नहीं, जो मैं सेंडर हूँ, मैं मैसेज सेंड कर रही हूँ, आप रिसीवर तक मैसेज पहुंचा नहीं, तो कम्युनिकेशन का जो साइकिल है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। आपका संवाद तभी काम का हुआ जब आपकी कही बात लोगों को समझ में आ जाए, और वो समझ में आ जाए अलग, दो अलग तरह की बात है। एक तो होती है कि मैं ऐसी इतनी क्लिष्ट भाषा में बात करने लगूं कि सामने वाले को भाषा ही ना आती हो तो वो नहीं समझेंगे। दूसरा होता है कि मान लो इंटरनेट चला गया, अभी मेरा यहाँ पे माइक म्यूट हो गया, ये फिजिकल बैरियर्स हो गए जिस वजह से आप तक बात नहीं पहुंची, तो आप नहीं समझ पा रहे हो। तो कम्युनिकेशन हमारा कोई भी हो, मौखिक हो, लिखित हो या नॉन वर्बल हो, वो तभी पूर्ण माना जाएगा जब आपने जिसको बात कहनी चाहिए वो बात सुने, देखे, पढ़े, समझे और आपको मतलब बताए कि हाँ मैं समझ गया। दैट थम्स अप थिंग, वो जो व्हाट्सएप पे अभी चल रहा है, रिएक्ट करने वाला जो ऑप्शन आता है, अगर अब तो लोग बोलना भी नहीं चाहते, लिखना भी नहीं चाहते, सीधे रिएक्ट। देखो अभी भी कर रहे हैं यहाँ पे, मेरे भी स्टूडेंट्स उसमें हैं, उन लोगों को ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो उन लोगों को मजा आ रहा होगा ये सुन के। सो दीज आर द थिंग्स वी हैव ऑल डिस्कस्ड अबाउट। अभी कम्युनिकेशन स्किल क्यों जरूरी है हमारे पर्सनैलिटी डेवलप में, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपने जितना भी अपना हार्ड स्किल जमा किया वो तब काम का होगा जब आप इंटरव्यू, सबसे पहले तो आपका पहला स्टेप यही होगा कि आप इंटरव्यू बोर्ड में जाके आप अपने हार्ड स्किल्स को जस्टिफाई कर सकें। अब मैं बोलूंगी कि मैंने पीएचडी किया हुआ है इंग्लिश पे, इंग्लिश लिटरेचर में, और मुझे बोला जाएगा कि आप इंग्लिश में 4 लाइन बोलो और मैं ना बोल सकूं, तो दैट इज नॉट लैक ऑफ नॉलेज। वो उस समय लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल हो सकता है, लेकिन वो हो सकता है आता हो मुझे। एक होता है ना, बिहार में इंग्लिश स्पोकन की प्रॉब्लम है, अगर मैं भी 4-5 महीने ना बोलूं हिंदी में, ऐसे ही इतनी शुद्ध हिंदी में बात करती रहूं, तो मेरा भी इंग्लिश स्पोकन खराब हो जाएगा, क्योंकि हमारी मदर टंग नहीं है इंग्लिश, हमारे लिए इंग्लिश हमेशा सेकेंड लैंग्वेज है। तो हमारे लिए हमेशा एक मेंटली हमारा ट्रांसलेशन चलता रहता है, हम जो सोचते हैं ना, हम अपनी मदर टंग या हिंदी में सोचते हैं और हम लोग उसको बोलते जब हैं तो वो इंग्लिश में आता है। तो कम्युनिकेशन भाषा पे भी काम करने की बात कहता है, चाहे आपकी भाषा जो भी, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो उसमें आप बोल सकने की क्षमता रखें। सबसे पहले तो भाषा पे पकड़ होनी चाहिए अगर आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, वो जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही हो। अब तो यूपीएससी के इंटरव्यू भी देखे होंगे आपने, आते रहते हैं यूट्यूब पे। इंग्लिश जरूरी नहीं है, भारतीय राजभाषा हिंदी है, हिंदी भी जरूरी है। अगर आप हिंदी भी आप कुशल तरीके से बोल पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, भाषा पर पकड़ होनी चाहिए। कम्युनिकेशन का दूसरा जरूरी पॉइंट है कि आपका जो मैसेज है ना वो क्लियर होना चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। अभी यहाँ पे अगर टॉपिक ना दिया जाता कि मुझे किस टॉपिक पे बात करनी है, तो फिर तो मैं कुछ भी बोल सकती थी। आधे घंटे बोलना ही तो है, कोई भी बात कर सकते हैं, आधा घंटा तो कट ही जाता है, ऐसे कितना टाइम हो भी गया होगा, आराम से कट जाता है आधा घंटा। तो दैट इज नॉट द पॉइंट। यू शुड बी अवेयर ऑफ द topic you need to talk about. You should be aware of the points you are being asked, and you should convey your answers accordingly, according to your convenient language. Doesn't matter whatever it is. आपको जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हैं, आपका संदेश जो है वो क्लियर होना चाहिए। आपसे जो सवाल पूछा गया है बिल्कुल उसी पे जवाब दें, कोई इधर उधर की बात ना करें। क्लियर एंड कंसाइज एंड करेक्ट, जो पूछा गया है सही सही वही जवाब दें। आपका भाषा वहां पे, अगर भाषा पे बहुत अच्छी पकड़ है आपको और सब्जेक्ट का पता नहीं है आपको, जिस विषय में पूछा गया है, तो वो भी एक लैक ऑफ नॉलेज ही होगा। भाषा पर पकड़ ना होना या बोल ना पाना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ लैंग्वेज है, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। एंड अगर आप टॉपिक पे बात नहीं कर पा रहे हैं तो दैट इज लैक ऑफ नॉलेज। वो दोनों आपकी साउंड होना चाहिए। आपका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर करना है तो भाषा पर पकड़ होना चाहिए, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होना चाहिए। आप जिस विषय पे आपको लगता है कि आपसे बात की जाएगी, आपको वो विषय पता होने चाहिए। स्पेशली इंटरव्यू में ये जान लीजिए कि भले आपको दुनिया भर की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, जनरल नॉलेज कुछ भी पूछ दे, उस किसी भी इंटरव्यू में विषय आप होते हैं। ये एक बहुत बेसिक सा पॉइंट है कि इंटरव्यू में आपने जो हार्ड स्किल्स का जो आपने फाइल थमा दी है अपने इंटरव्यूअर्स को, वो उन्होंने देख लिया, उस हिसाब से उन्होंने एक मेंटली आपका खाका भी तैयार कर लिया है, लेकिन फिर भी वो आपको जानते नहीं है। वो आपको वही जानेंगे जो आप उनको उस समय कह पाएंगे। यानी कि आपसे जो भी पूछा जाए, ना अपना पेशेंस लूज करना है, ये भी कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर है कि कम्युनिकेट आप कर रहे हैं लेकिन पेशेंस खत्म हो गया, अपनी इतनी प्रशंसा करने लगे कि इंटरव्यूअर बोर हो गया, उन्होंने जो पूछा उससे कहीं ज्यादा आपने कह दिया।
दूसरी बात, आप में इतना एक कहते हैं ना, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए कि ये जब पूछा जाएगा ये सवाल, वही तभी जवाब देना है, ये नहीं कि पहले से तैयार रखना है। यानी कि आप जब वहां पे उनके सामने है ना, आप यू आर द सब्जेक्ट, not the subjects being asked, not the topics or the questions being asked, you are the subject there। वहां पे आपकी परीक्षा हो रही है, ये नहीं कि भारत में कितने राज्य हैं और इसका क्या कल्चर है, वो उसके बारे में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उनको ऑलरेडी सब पता है। वो आपके बारे में इंटरेस्टेड है कि आप क्या जानते हैं अपने बारे में, आप अपने आप को उस स्थिति में कैसे खुद को रख पा रहे हैं। ये कम्युनिकेशन स्किल का एक बहुत बड़ा जरूरी काम है कि जैसे जीवन में जब भी काम प्रोफेशनल लेवल पे आपको जब भी ऐसी अजीब से अचानक से ऐसे काम आ जाएंगे जो आपने कभी जीवन में नहीं किया, लेकिन कल तक आपको करके देना है, तो भी आपका कम्युनिकेशन स्किल ही सबसे ज्यादा काम आएगा। हाउ यू कम्युनिकेट विथ योर पीपल अराउंड, एंड हाउ यू लर्न दोज थिंग्स फ्रॉम योर कलीग्स, एंड हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ आफ्टर डिसाइडिंग व्हाट टू डू। तो ये अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, आप जो अपनी कैरेक्टर आप प्रेजेंट कर रहे हैं, वो बस ये समझिए कि आप अपना बेस्ट उनके सामने आपको रखना है, आपकी कमियां उनको नहीं पता है। अगर आपने कोई स्किल उसमें दी हुई है कि ये सब स्किल मुझे आती हैं, तो वो स्किल आपको आनी चाहिए। यू कांट लाई इन फ्रंट ऑफ देम। और उन लोगों के सामने एक इंटरव्यूअर्स जो होते हैं ना, इतने सक्षम, इतने मतलब क्या कहें, इतने ज्ञानवान लोग होते हैं कि वो लाई डिटेक्टर टाइप के लोग होते हैं। दे कैन डिटेक्ट योर लाइज। अगर आप झूठ भी बोल रहे हैं तो उन्हें पता चल जाएगा। सो इट्स नॉट अबाउट द नॉलेज, इट्स अबाउट हाउ यू प्रेजेंट योर नॉलेज इन फ्रंट ऑफ योर इंटरव्यूअर्स। सो कम्युनिकेशन का तो मुख्य यही है कि आजकल का जो भी, चाहे आपका कोर्स प्रोफेशनल हो या नॉन प्रोफेशनल हो या कला साहित्य किसी भी क्षेत्र में है, नौकरी तो करनी पड़ेगी भाई। आप प्रोफेशनल कोर्स में हैं तो भी आपको नौकरी करनी पड़ेगी, और वहाँ पे कम्युनिकेशन ही काम आएगा आपका। अगर आपको बॉस ने काम दिया, आप उनको डिग्री दिखा दो कि मेरे पास तो पीएचडी है, आप मेरे से ये कैसे करवा सकते हो, नहीं होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एक क्लर्क लेवल का भी काम दिया जाएगा, अगर आप उस पोस्ट पे हैं तो आपको करना होगा। तो कम्युनिकेशन का यही है, आप प्रोफेशनल कोर्स में हैं या फिर आपने एक जनरल कंपटीशन में भी आप अगर क्वालिफाई करते हैं, लगभग हर एग्जाम्स में इंटरव्यूज हैं, वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन जरूरी है। हर क्वालिफाई करने के बाद, जॉब में जाने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी है कम्युनिकेशन स्किल। इतने प्रेशर्स, इतने टॉर्चर्स आते हैं, उस सब से आप तभी डील कर सकते हैं जब आपका कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट है। बेस्ट है मतलब किसी भी स्थिति में आप उस कम्युनिकेशन से अपने आप को उस स्थिति से निकाल सकते हो। तो जितना सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल आप अभी ऑलरेडी आप सब लोग पढ़ रहे होंगे, हार्ड स्किल आपका बन रहा है, सॉफ्ट स्किल में खुद को बिल्ड करते जाओ। जितने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपको मिलते हैं जहाँ पे ग्रुप है शामिल हो रहे हैं, उसमें आप इंटरेक्ट जरूर करो, आपका ग्रुप डायनामिक्स बढ़ेगा। आप अगर डिबेट कर रहे हो या ग्रुप डिस्कशंस कर रहे हो तो आपकी निगोशिएशन स्किल बढ़ेगी। निगोशिएशन स्किल समझ में आता है ना? अगर मोटे तौर पे कहें तो जैसे बाजार जाओ मम्मी के साथ और 1200 का की साड़ी, सॉरी 1200 का कोई भी चीज, कोई भी तुम्हारा शर्ट जो है वो 350 में खरीदवा देंगी, वो होता है निगोशिएशन स्किल। वो केवल मम्मियां ही कर सकती हैं, या फिर बिल्कुल प्रोफेशनल लोग कर सकते हैं जिनमें लीडरशिप स्किल और प्रोफेशनल स्किल, निगोशिएशन स्किल भरा हो खुद के। आप इधर कॉर्पोरेट सेक्टर में निगोशिएशन स्किल बहुत जरूरी है। आप अपने आपके प्रोजेक्ट्स कैसे आपके पास होंगे, आपने जो भी क्या बोलते पिच तैयार किया है आपका, कैसे वो पास ऑन होगा, वो केवल आपके निगोशिएशन स्किल पे काम करता है। और निगोशिएशन स्किल मतलब आपको, आपके अंदर लोगों को परसुएड करने की क्षमता होनी चाहिए, कन्विंस करने की क्षमता होनी चाहिए। इतना अच्छा बोलो ना कि आपकी बात से ही कन्विंस हो जाए ज्यादातर कि नहीं ये बोल रहा है तो बात, इसकी बात में दम है। और वो परसुएड करना, कन्विंस करना कहाँ से आता है? बोलने से आता है। मतलब घूम फिर के आपकी ईमानदारी भी आपकी कम्युनिकेशन में दिखेगी, आपका डेडिकेशन भी आपके बोलने चालने में दिखेगा, आपकी लीडरशिप स्किल, आप कितने, आप मोदी जी के स्पीचेस सुन लो, लीडरशिप स्किल उसमें है, उनमें है। मतलब हमको नहीं, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पर्टिकुलर पार्टी, बट आप किसी भी पार्टी के नेताओं को देखो, आपको फर्क पता चलेगा किनमें प्रॉपर लीडरशिप स्किल है, किनमें नहीं है। कौन मास, एक मास लेवल पे आपको कन्विंस कर सकते हैं और बहुत लोग कन्विंस नहीं कर पाते हैं। सो परसुएशन स्किल इसलिए जरूरी है, वो भी कम्युनिकेशन से आएगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट आपका कम्युनिकेशन से ही आएगा। टाइम मैनेजमेंट आपको कम्युनिकेट करके अपने टीम को समझाना पड़ेगा कि किसको कितना करना है। ग्रुप मैनेजमेंट आपको कम्युनिकेशन से ही होगा। तो बेसिकली आज के दौर में कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग कर लो, आप हर जगह खुद को प्रेजेंट करने में बेस्ट आओगे। तो मेरे हिसाब से सॉफ्ट स्किल्स, अगर सारे सॉफ्ट स्किल्स मास्टर करने, सारे तो नहीं हो सकते, लेकिन मुख्यतः ये जो 4-5 जो मोटे मोटे तौर पे सॉफ्ट स्किल्स मास्टर करने हैं, अपना कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करिए, आपकी पर्सनैलिटी खुद ब खुद निखरेगी। जो आप बोलेंगे आपका व्यक्तित्व वही बन के निकलेगा। तो यही समझना है।
फिलहाल मेरे हिसाब से टाइम तो हो गया सर। बहुत बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हम तुलिका स्वाति जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं, और बहुत सुंदर, और आपने कई एक आयाम को आपने छूने का प्रयास किया है। हमारे जो आज के अध्यक्ष महोदय हैं आदरणीय देवेंद्र कुमार सर ही साहित्य के बड़े जानकार और बिहार के जाने माने साहित्यकार हैं। हम आपसे सादर अनुरोध करेंगे कि कृपया अध्यक्षीय भाषण देने की कृपा करें। साथ ही जिन लोगों के भी मन में कोई प्रश्न होगा वो हम सर के व्याख्यान के बाद हम प्रश्न लेंगे, और फिर उसका समाधान आदरणीय देवेंद्र कुमार सर और आदरणीय तुलिका स्वाति जी करने का कृपा करेंगे। तो आदरणीय देवेंद्र कुमार सर से सादर अनुरोध करते हैं कि कृपया आप अपना ओजस्वी व्याख्यान से हम तमाम लोगों को लाभान्वित करने की कृपा करें। धन्यवाद प्रभात जी, बहुत ही कारगर कार्यक्रम आपने आज का दिन में कराया। बच्चों के लिए जो नौकरी के लिए और कहीं भी जो उनको प्रभावित करने के लिए, ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था। और जिस वक्ता को आपने बुलाया तुलिका जी, कम्युनिकेशन स्किल में ये पूर्णतः 95 मार्क्स इनको मिल जाता। बहुत ही ये इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, चेहरे का भाव भी अच्छा है, तो सफल हैं और बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, दो अच्छी बात कही। एक अच्छी बात कही कि एक हार्ड स्किल होता है, एक सॉफ्ट स्किल होता है। हार्ड स्किल तो आप सर्टिफिकेट, सॉफ्ट स्किल आपको माँ बाप से, संस्कार से ही मिलता है। अगर आप सॉफ्ट स्किल बचपन से ही अच्छा लेते आए हैं, वो चेहरे पर आएगा। जब इंटरव्यू में भी जाएंगे, आप दोस्तों में गाली गलौज करने वाले लड़के हैं, कितना हो चेहरे पर पट्टी देके आप बॉस इंटरव्यूअर से अच्छा से बात करें, वो आपका सॉफ्ट स्किल चेहरे से दिखाई पड़ेगा। और दूसरी बात कि इन्होंने कहा कि 1200 का शर्ट माँ अपने कम्युनिकेशन स्किल से 400 में दिला देंगी। ये इतनी बड़ी बात बोली है कि माँ बाप से ही सीखना होगा सॉफ्ट स्किल। मैंने बचपन से ही अपने संस्कारों से, माँ बाप से सॉफ्ट स्किल समझना पड़ेगा। और सॉफ्ट स्किल सुनने की क्षमता, दूसरे की आप जितना सुनते हैं, जितना ही सुनेंगे उतना ही आपको समझने की क्षमता आएगी, मदद मिलेगी और प्रतिक्रिया देना आएगा। दूसरे का सुनना बहुत जरूरी है। तो बहुत बातें तुलिका जी ने कहे, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा था। दूसरी बात ये आपके पढ़ाई लिखाई से थोड़ा अलग है, लेकिन सॉफ्ट स्किल की बात करता हूँ। ये आपके कोर्स से अलग ही चीज। मैं प्रशासक रहा हूँ और हमारा प्रशासन कोर क्रिमिनल से रहा है, तो अपनी जिंदगी का आधा समय हम एज ए प्रशासक सोचते रहे और कार्य करते रहे, लेकिन लगा कि मेरा एक रूटीन वर्क हो रहा है। बाद में हम सोचे कि अपना दृष्टिकोण बनाना पड़ेगा, सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्म सुधार, आत्मनिरीक्षण का दृष्टिकोण। जब हम अपने मन में आत्मनिरीक्षण के दृष्टिकोण लाया और सकारात्मक सोच करने लगा, तो हमारे पर्सनालिटी में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया। हमारे बंदी लोग, हमारे सहयोगी, हमारे बॉसेस कुछ अलग तरीके से हमको देखने लगे। और सबसे बड़ी बात कि जो आत्मविश्वास आपको आता है, सकारात्मक सोच से ही आता है। चुनौतियां को सामना करने में सकारात्मक सोच बहुत बड़ी काम करती है। और आपके जीवन में सुधार, आपके सोच में सुधार, व्यवहार में सुधार, आपका भीतर जो होता है वही बाहर दिखता है। तो बच्चों को मैं यही कहूंगा कि संस्कार से ही, बाप से आप सॉफ्ट स्किल बनाएं और आपका बाहर का जो व्यवहार होगा वही। पढ़ाई लिखाई तो जरूरी है, आपका हार्ड स्किल को तो समृद्ध करना ही है, लेकिन सॉफ्ट स्किल के लिए दूसरे का सुनना,
सकारात्मक सोच बनाना और आत्मनिरीक्षण करते रहना बहुत ही जरूरी। धन्यवाद प्रभात जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपका ये कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप लोग के ही प्रेम प्यार से यह कार्यक्रम होना संभव हो पाया है। और मैडम का भी काफी सुंदर ये व्याख्यान हुआ, इतना ओजस्वी व्याख्यान हुआ कि हम सब लोग को सुनते ही मन कर रहा था, लेकिन हमारी भी समय की प्रतिबद्धता और गरिमा है, चूंकि हम सब लोगों से 1 घंटे का ही समय लेते हैं। तो हम तमाम प्रतिभागियों से आग्रह करते हैं, आपका स्वागत करते हैं कि किन्हीं को मन में कोई प्रश्न हो तो कृपया आप अपना माइक खोल करके पूछें, या आपके मन में यह हो कि इसमें कुछ जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हैं, लेकिन बहुत कम अल्प समय में, 1-2 मिनट में ही। Hello. Yes, may I ask one question? Prabhat sir. कोड़ी में बता दे। एक मिनट बात कर। माइक म्यूट कर लीजिए सब लोग अपना, जिनको नहीं बोलना है। अनिमेश आप पूछ सकते हैं देर में। Yes, good evening, ma'am. Is my voice audible? Ma'am, first of all, I would like to appreciate that this is a really very wonderful session and the informative session for we all participants, as you address all these queries and you have addressed all the things related to personality development as well as communication skill. My one question is from you that sometimes what happens is in communication skill, there is whatever we want to say and the listener is there and they will think that the meaning will be whatever we want to say, but the listener is taking that things in some another sense. So there will be the barrier of this. So how can we overcome from that situation? The first thing is, if your whatever you want to say is not being understood exactly what you want to convey, there comes the lack of vocabulary first of all, and the proper presentation of thoughts. You need to be able to concisely create your answer. Like जब भी ये मतलब जो पूछा गया उसका उल्टा जवाब लेने का यही होता है कि हम लोग जब ज्यादा बोलते हैं तब ऐसा होता है। मेक योर आंसर क्लियर एंड कंसाइज, जितना पूछा गया एकदम टू द पॉइंट जवाब दे। और थोड़ा सा एक होता है ना, एटीट्यूड भी मैटर करता है। आप जवाब सही दे रहे हैं लेकिन थोड़ा सा अगर अकड़े हुए एटीट्यूड में जवाब देंगे तो आपका बिल्कुल मिस इंटरप्रेट किया जाएगा आपकी बात को। So it's how you behave, your facial expression, the soft skill I was talking about, your hand gestures, your physical gestures, and your eagerness to convey yourself. वो भी दिखनी चाहिए। कैजुअली आपसे पूछा गया और आप कैजुअली बता रहे हैं तो वो आपको तो केयरलेस मानेंगे इंटरव्यूअर। हो सकता है ये बोले कि बहुत ज्यादा एटीट्यूड है इसमें। तो आपकी इंटरव्यू के टाइम में आपकी ईगरनेस होनी चाहिए, एक उत्सुकता आप में भी होनी चाहिए, एक ये होना चाहिए कि आई वांट टू कन्वे, एक इनोसेंस बरकरार रखना चाहिए अपना। वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करो और खुद को कम शब्दों में बोलने का प्रयास करो। क्लियर एंड कंसाइज इज द की। And one more question, that is the last question from my side. As you have all cleared in the session that there are the various communication skills, soft skills, that stress management, team building, leadership quality, it is all this thing. But the one thing is very crucial part, that is the stress management. So that is the situation. If we are working on any company, any projects, there is a stress. Obviously, there will be the stress. So how stress. can we overcome from this? How can we come from that stress? How can we manage that stress? Last 1 year, I have been dealing with this. Like, this was my first job. So I was teaching in an engineering college, and I learned how to do that stress management. The earlier 2-3 months were very hectic. Every day I used to go to college, and I returned, and I used to cry a lot. Trust me, I used to cry a lot. Like, I love teaching. I just want to go there and teach. But the things going on around, apart from the main job, take a toll on your health. So I began to
I mean, focus on whatever I liked. Like teaching was my main purpose there, going there. So I focused on first of all on teaching and on myself, improving myself. I trusted myself. कि दुनिया में जो भी पॉलिटिक्स चल रहा है, ऑफिस पॉलिटिक्स चल रहा है, ओवर काम वर्कलोड हो रहा है, वो सब ठीक है, लेकिन मैं यहाँ तक पहुंची हूँ मेरे मेरिट से, मेरी मेहनत से। और जो भी मेरा मतलब मेरा एक धैर्य हो सकता है कभी कभी थोड़ा कम पड़ जाए, लेकिन मेरा हार्ड स्किल नहीं छीनेंगे। मेरा हार्ड स्किल मेरे पास स्ट्रांग है, और सॉफ्ट स्किल्स में मुझे मेरा पेशेंस बढ़ाना है और अपने आप पे आत्मविश्वास, जैसे देवेंद्र सर अभी कह रहे थे ना, पॉजिटिविटी बढ़ाओगे ना तो चीजें अपने आप बदलने लगती हैं। तो अपने आप पे विश्वास रखना है कि यहाँ तक मैं पहुंची तो मैं अपने मेरिट से पहुंची ना, तो फिर जॉब अगर मुझे दिया गया है तो मेरे एलिजिबिलिटी के हिसाब से दिया गया, मेरा उम्र सही है, मेरा क्वालिफिकेशन सही है, तभी तो यहाँ है। तो इसका मतलब इस जॉब में आने के बाद इतना स्ट्रेस डील करने का क्षमता भी मेरे में होना चाहिए, तभी मुझे यहाँ रखा गया। ये सब अंडरस्टूड। आपका मेडिकल फिटनेस भी इसीलिए लेते हैं कि थोड़ा सा फिजिकल भी फिट रहो, कि आप वो मेंटल स्ट्रेस जो है झेल सके वहां पे। तो हैव कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ, अपना पॉजिटिविटी खत्म मत होने दो, और ये सब याद रखो कि हम यहाँ पे अपने मेरिट से पहुंचे, यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। मेरिट जब तक यूज होता रहेगा आपको कोई नहीं निकालेगा, मेरिट खत्म आप वहां से निकल जाओगे। आजकल का कॉर्पोरेट लाइफ यही चलता है, आपका मेरिट सबसे ज्यादा जरूरी है, आत्मविश्वास रखो। ये हर्ष Okay, पंडित जी thank ने you, ma'am. राइज किया है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि हर्ष पंडित जी आप अपना प्रश्न रखें। सभी महानुभाव को मेरा नमस्कार, और जितने भी और प्रतियोगी यहाँ पे शामिल हुए हैं उनको प्यार। सर और मैम, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पर हम पूर्णतः हिंदी में भी बात नहीं करते हैं और ना तो पूर्णतः अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं। हम टूटी फूटी भाषा में कई बार प्रयोग करते हैं अपनी भाषा में। तो क्या इस समय और इस तरीके से संवाद करते हुए क्या हम लोग उतने प्रभावशाली हो पाते हैं जिस तरीके से हम उस समय होते हैं जब हम किसी एक भाषा को ही पूरी तरीके से बोल रहे होते? तो आजकल की जो दैनिक दिनचर्या होती है उसमें हम बहुत टूटी फूटी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो इस पे मुझे थोड़ा प्रकाश डालिए। हमारा आग्रह है कि सब लोगों का प्रश्न एक बार ले लेते हैं, तो शायद आपको भी जवाब देने में सहूलियत होगी। हमारे बीच अर्चना कुमारी जी हैंड रेज की हैं, आपसे भी आग्रह है कि अपना प्रश्न रखें। सबसे पहले सबको शुभ संध्या मेरे तरफ से। प्रभात सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस वेबिनार का सदस्य बनाने के लिए। मुझे हार्दिक दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, व्याख्याता तुलिका मैम, संचालक महोदय, सबको मेरा सादर वंदन है। मैं मैम से यह क्वेश्चन राइज करना चाह रही थी कि हम अपने संवाद कौशल को बहुत ही प्रभावी ढंग से सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे हमारी प्रतिभा जो है वो परिलक्षित होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है मैम कि हम जानते बहुत कुछ होते हैं, आई नो वेरी ऑल द थिंग्स, बट हम अपने अंदर जो हमारी हम विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे अंदर बहुत सारा है कि हम सामने जो है वो अपने विचारों को एक्सप्रेस करे, अपने व्यक्तित्व का वो प्रभावी ढंग से सामने प्रस्तुत करे, बट कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है हमारी भाषा के कारण, कम्युनिकेशन गैपिंग के कारण, या बहुत सारे और भी कारण होते हैं। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है मैम कि आपने बताया कि एक जैसा वो परिवार का संस्कार होता है, बच्चों का संस्कार भी वैसा ही होता है, और बच्चे अपने माता पिता का अनुकरण करके ही आगे बढ़ते हैं। बट कभी कभी ये देखा जाता है कि कागज की डिग्रियां लेने के बाद भी आपने बहुत ही अच्छी डिग्रियां ले रखी हैं, लेकिन वो डिग्रियां जो है वो उसके व्यवहार में परिलक्षित नहीं हो पाता है। वो एकदम अकरू टाइप का, वो सॉफ्ट हार्टेड नहीं होता है, उसकी वाणी में अच्छा व्यवहार वो परिलक्षित नहीं कर पाता है। तो उसका जो सर्टिफिकेट है, उसका जो एजुकेशन है, वो उसके व्यवहार में खुलकर निखर नहीं पाता है मैम। बहुत अच्छा। हम सम्मानित लोगों को यह बताएं कि अर्चना कुमार जी बेगूसराय से हैं, और वहाँ एक बड़ा कार्यक्रम बिंदास बोल कार्यक्रम चल रहा था सरकारी स्कूल के बच्चों के बीच में। उसके आप कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं, सरकारी विद्यालय के आप शिक्षिका भी हैं, और आपका कम्युनिकेशन पर बड़ा काम है, लेकिन आपका बहुत मौजूद विषय है, मैडम उसका जवाब देंगी। ये खालिदा नूर, आपका भी हैंड राइज है,
कृपया अपने विचार रखें। हमारे बीच नवनीत सांडिल्य जी हैं। नवनीत सांडिल्य, डॉक्टर नवनीत सांडिल्य जी मुजफ्फरपुर के जाने माने चिकित्सक हैं। क्या आपके मन में कोई प्रश्न या बात आगे बढ़ाने की इच्छा हो तो आपका स्वागत है। हमारे बीच आदरणीय वंदना शर्मा मैडम हैं। वंदना शर्मा मैडम, आपके मन में कोई प्रश्न या बात को आगे बढ़ाने की इच्छा हो तो हम स्वागत करते हैं आपका। जी बहुत बहुत मैडम जी मुजफ्फरपुर की जाने मानी सामाजिक कार्यकर्ता है, आकांक्षा सेवा सदन की आप चीफ हैं। आपका हम स्वागत करते हैं जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात जी और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय और खास करके तुलिका जी को कि हमें लग रहा है कि आपने जो बातें बताई और चाहे ये बहुत महत्वपूर्ण है और खास करके युवा वर्गों के लिए ये हम बहुत अच्छा लगा ये चीज जान करके कि सबसे पहले जो हमारे दिमाग में ये होता है कि अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं या कॉमर्स उसके बाद ले रहे हैं तो हमारा पर्सनालिटी अच्छा है या हम तेज विद्यार्थी हैं। आपने इसको ये किया और ये निश्चित है कि अगर हम युवाओं के बीच में इस चर्चा को ले जाएं तो उनका एक ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, एक विश्वास भी बढ़ेगा और ये निश्चित है कि कोई विषय कोई बड़ा नहीं होता है। उसकी डिग्री के साथ साथ जो आपने स्किल्ड सॉफ्ट स्किल की बात कही वो बहुत बड़ी चीज है और हमको लगता है कि प्रभात जी अगर अगली बार इस तरह का कोई वेबिनार कर रहे हैं तो प्रयास हम लोग करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ सके। ये मैसेज उनके लिए ज्यादा मतलब ये तो हम लोग बताएंगे ही, लेकिन अगर वो डायरेक्ट जुड़ेंगे तो निश्चित है कि उनका जो है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, उनमें आत्मविश्वास। आपका संवाद बहुत अच्छा लगा, इसके बारे में हम जितना भी कह सके वो कम ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपको जी, धन्यवाद। हमारे बीच डॉक्टर सुदीप्तो चौधरी साहब हैं। लगता है कि आपके मन में कुछ विचार है तो कृपया आप रखने का, कृपया परिचय के साथ रखने का कृपा करेंगे। आप कृपया अनम्यूट हो जाएं। सुदीप्तो सर दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में ही इंग्लिश के प्राध्यापक हैं। वाह वाह वाह। जी मैं तो गेस्ट थैंक यू फैकल्टी हूँ, वो परमानेंट है जी। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे मन में ये सवाल है कि साहित्य के गलती से लेफ्ट कर गए हैं। खैर हम आग्रह करते हैं तुलिका मैम से कि कृपया जिनका भी प्रश्न आया है उनका आप कृपया जवाब दे देने की कृपा करें। फिर कार्यक्रम को अब हम लोग आगे बढ़ाएंगे चूंकि हमारी समय सीमा समाप्ति की ओर है। अनम्यूट हो जाइए, अनम्यूट हो जाइए सर। हाँ, पहला प्रश्न था हर्ष का। उन्होंने कहा कि बोलते समय दो भाषाएं मिश्रित हो जाती हैं, जो कि आजकल हमारा सामान्य हो गया है बोलचाल में। हम लोग बात करते हुए भी बहुत सारे शब्द, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, जब भी हम लोग बात करते हैं बहुत सारे वर्ड्स हम लोग मिक्स करते जाते हैं। हम लोग सोशल मीडिया पे बहुत सारी चैटिंग्स, मतलब ऐसे ही ये छिटपुट जो चल रहे हैं ना वर्ड्स, ये सब क्या है, इसमें भी ध्यान देने की जरूरत ये है कि कहीं भी नहीं लिखा है। अगर आप माध्यम किसी भी परीक्षा में, किसी भी इंटरव्यू में अगर आप अपीयर होने का माध्यम अंग्रेजी चुन रहे हैं तो फिर बहुत बढ़िया है, उस पर काम करिए। लेकिन ऐसा कहीं भी बाध्य नहीं है भारत में। अब अगर आपने हिंदी माध्यम चुना है तो कोशिश ये करिए कि जो प्रॉपर हिंदी को ही अच्छे से धारा प्रवाह बनाएं। फिर बाकी ये सब जैसी चीजें हैं जो सोशल मीडिया से रिलेटेड जो नए नए टर्म्स आ रहे हैं, अभी एआई से रिलेटेड टर्म्स हैं, जैसे ये चैटिंग की जो बात करते हैं, चैटिंग का हिंदी अनुवाद प्रॉपर करने की जरूरी नहीं है। आप कह सकते हैं कि मैंने व्हाट्सएप चैटिंग में ये चीजें सुनी, ये कहने की जरूरत नहीं है व्हाट्सएप संवाद में ये। अब कंप्यूटर का हिंदी तो नहीं करेंगे, रेलवे स्टेशन का हिंदी तो नहीं करेंगे। तो जो ऐसे मुख्य शब्द हैं जो दोनों ही भाषा में एक ही तरह से लगभग चल रहे हैं, उसको आप वैसे ही रहने दे सकते हैं। सोशल मीडिया को आप, मुझे भी याद नहीं आ रहा कि हिंदी में सोशल मीडिया को मैं अभी क्या कहूँ, तो सोशल मीडिया को आप सोशल मीडिया रहने दीजिए। तो जो ये नए जो वर्ड्स हमारे जीवन में ऐड हुए ना पिछले 10-12 साल में,
ये इंटरनेट और डिजिटलाइजेशन के कारण हुए हैं, जिसका एकदम इमीडिएट ट्रांसलेटेड शब्द अभी हिंदी में हो सकता है भी नहीं, इंग्लिश में ही वो जनरेटेड है, और उन शब्दों को आप इंग्लिश में रख सकते हैं। बाकी आप हिंदी भाषा पे थोड़ा सा मेहनत करने की कोशिश करिए। उसके लिए 2 तरीका है, सबसे मतलब 4, जो किसी भी भाषा को सीखने का 4 सेट होता है स्किल का, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, LSRW इसको बोलते हैं। आप हिंदी भाषा के व्याख्यान सुनिए, हिंदी भाषा की बोलने की कोशिश करिए, बार बार धारा प्रवाह किसी भी टॉपिक पे अलग से भी आप अकेले भी बोल सकते हैं। उसके बाद पढ़िए, उपन्यास जितने ज्यादा पढ़ सके ना, उपन्यास पढ़ना सबसे अच्छा होगा, सबसे सामान्य और सबसे सुलभ, पढ़ने में भी रोचक लगेगा, बोरिंग भी नहीं लगेगा। इंग्लिश के सेल्फ हेल्प बुक से तो बहुत ज्यादा हिंदी उपन्यास हमारे साहित्य में इतनी प्रचुरता है कि आप पढ़ेंगे आपका मन लग जाएगा भाषा में। और उसके बाद लिखिए, अगर आपको जिस भाषा पे आपको पकड़ चाहिए प्रॉपर, उसमें सबसे पहले सुनना शुरू कीजिए, फिर उस पर बोल के प्रैक्टिस करिए, उसका पढ़िए उसका लिखा हुआ, और उसके बाद लिखिए। लिखना बहुत जरूरी होता है जीवन में, भाषा विज्ञान पढ़ना है, भाषा समझनी है, सुनने से लेके लिखने तक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। तो लिखना शुरू करोगे ना तो आंसर राइटिंग भी क्लियर होगी और अपना एक खुद को एक्सप्रेस करने का तरीका भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था अर्चना मैम का, उन्होंने कहा कि भाव बहुत होते हैं लेकिन प्रकट सारे नहीं हो पाते हैं। तो हर्ष वाले आंसर के लास्ट पॉइंट से मैं अर्चना मैम के आंसर तक पहुंचूंगी। लिखिए, क्या होता है कि हमारे जीवन में इतनी अब आजकल का जीवन एकदम रेस वाला हो गया है। अब जॉब, एक तो पढ़ाई का रेस, उसके बाद जॉब लगने का रेस। हमें लगता है कि हमें जो सिखाया गया है जॉब लगने के बाद लाइफ सेट है, 10th के बाद लाइफ सेट है, नहीं होती। 10th तक का सिलेबस पूरा एक साथ मिला लो तब 11th 12th पढ़ो, 12th करने के बाद लाइफ सेट है, जेई करने के बाद लाइफ सेट है, जॉब मतलब बीटेक कर लिया लाइफ सेट है, और जॉब करने के बाद तो एकदम भाई साहब नहीं। असल जीवन जो है ना, जॉब होने के बाद ही जीवन का ये जो टंटे शुरू होते हैं ना, जॉब होने के बाद ही शुरू होते हैं। मेरा 1 साल में ही मेरा ये अनुभव हो गया, हम समझ गए अब जीवन शुरू हुआ है, अब यही चलेगा जीवन भर, कुछ नहीं कर सकते इसका। तो उसका यही है कि हमारे पास दिमाग में बहुत सारे भाव आते हैं, हम लोग एक साथ उसको नहीं कर पाते क्योंकि दिमाग एक साथ गड्ढमड हो जाता है। तो इसका सबसे सामान्य उपाय है, लिखिए, भले पॉइंट वाइज बुलेट्स बना के ही लिखते जाइए, लेकिन जो भी डेली जर्नलिंग करिए। अगर आप जैसे दिन भर में जितनी चीजें हुई सब कुछ तो नहीं लिख सकते, लेकिन कुछ हुआ होगा ना कि कलीग से इन बातों पे बहस हुआ, ये चर्चा हुई, तो आपसे उसको कुछ तो सीखने को मिला ना कि कल से मैं इस बात पे को तूल नहीं दूंगी, कल से मैं अपने आप पे ध्यान दूंगी, लोग क्या बातें कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दूंगी। ये अगर आपने दिन भर में 4 चीजें सीख ली, 4 अपने लिए लेसन बना लीजिए। जो जितने भाव आए भले उस पेज को फाड़ के फेंक दीजिएगा कि कोई पढ़ ना ले, किसी को पता ना चल जाए कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन लिख लिए मैम। अर्चना मैम, आप पता नहीं आपको समय कितना मिलता होगा, लेकिन थोड़ा सा भी समय मैं ये कोशिश करती हूँ। ये क्वेश्चन मैंने मेरे स्टूडेंट की तरफ से किया है कि मैं स्टूडेंट्स के लिए तो फिर और भी जरूरी है। यस मैम, मैं +2 की शिक्षिका हूँ और हमारे स्कूल के बच्चे जो हैं वो मैं जानती हूँ दे वर वेरी टैलेंटेड, लेकिन जब उन्हें फ्रंट पे संबोधन के लिए खड़ा किया जाता है, मेरा विश्वास होता है कि वो अच्छा कर पाएंगे, बट वो नहीं अपने भाव को प्रकट कर पाते हैं। इसका एक कारण आजकल के हिसाब से सोशल मीडिया भी है। सोशल मीडिया ने हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम कर दिया है। हम एक रील 15 सेकंड देखते हैं, 30 सेकंड देखते जाते हैं, बस उतने ही टाइम के लिए, फिर वो याद भी नहीं रहता। तो सोशल मीडिया का ये सब दुष्प्रभाव है। तो इसका यही है कि थोड़ा सा मन स्थिर करने के लिए, पढ़ने के लिए उनको बोलिए, और लिखने के लिए जो भी आसान चीजें उनको पढ़ने, और सोशल मीडिया पे नहीं, फेसबुक पोस्ट या ऑनलाइन बुक्स नहीं, हार्ड कॉपी बुक्स उनको दीजिए, या लाइब्रेरी में उनको पढ़ने बोलिए, और उसका जो किताब पढ़ी ना उसमें से क्या सीखा वही लिखने के लिए उनको बोलिए। उनके भाव भी उसमें आएंगे, जो उपन्यास से जो उनको समझ में आया वो भी आएगा, अपनी समझ उनकी जो अपने जीवन की है वो भी आएगी। यही कर सकते हैं हम लोग। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ, दिन में मतलब हर क्लास में कम से कम 4 बार 5 बार तो मैं यही बोलती हूँ, भाई लिखो, तुम लोग जितना लिख सकते हो लिखो। तो मेरे लिए तो वो बहुत काम कर रहा है। आई डू दैट लगभग डेली, आई डू दैट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वेबिनार में उपस्थित होकर के आप लोगों ने काफी रोचक जानकारी दी और काफी ज्ञानवर्धन कार्यक्रम यह रहा। आज के हमारे मुख्य वक्ता तुलिका स्वाति मैडम के प्रति आभार प्रकट करते हुए हम तमाम प्रतिभागियों की ओर से एवं प्रयत्न परिवार की ओर से आपको यह स्मृति चिन्ह सादर समर्पित करता हूं। कृपया इसको स्वीकार करने की कृपा करें, और जब कभी हमें मौका मिलेगा तो आप तक हम इसको पहुंचाने का प्रयास मैं करूंगा। मैं आपको बताऊं कि दरभंगा में भी अपना काफी काम हुआ है डिजिटल क्लास पे, तो जब भी मैं उधर आऊंगा तो आप तक इसको पहुंचाने का
मैं प्रयास करूंगा। कृपया इसको स्वीकार करने की कृपा करें। आपने मुझे चुना इसके लिए ही सबसे पहला तो धन्यवाद। ये सब तो और अब हम अपने अध्यक्ष महोदय आदरणीय देवेंद्र कुमार सर के प्रति आभार प्रकट करते हुए तमाम प्रतिभागी एवं प्रयत्न परिवार की ओर से आपको सादर समर्पित करता हूं। सर तो हम लोग के गार्जियन हैं, आप लोग के प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष आशीर्वाद से यह कार्यक्रम होना संभव हो पा रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे युवा रत्न अमर त्रिशला सेवा आश्रम के सचिव आदरणीय श्री रंजीत कुमार जी उपस्थित हैं। हम आदरणीय रंजीत कुमार जी से सादर अनुरोध करेंगे कि कृपया उपस्थित तमाम प्रतिभागी एवं अतिथि का धन्यवाद ज्ञापन करने की कृपा करें। आदरणीय रंजीत कुमार जी, सचिव अमर त्रिशला सेवा आश्रम। जी प्रभात जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत हम थोड़ा लेट से जुड़े हैं और अभी भी हम कहीं और हैं, लेकिन एकाएक याद आया तो हम जुड़े। और ये बड़ा रोचक विषय था, बहुत अच्छे से मैं नहीं सुन पाया पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। और ये हम लोग का मुद्दा है कि यूथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिसीजन मेकिंग और डिसीजन प्रोसेस अगर सही होगा तो ये मानना है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कि युवाओं के अंदर में डिसीजन का जो आज लैकिंग है वो उसका मूल कारण है कि उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। और कहीं ना कहीं वो एक पैकेज में चला जाता है जिसके कारण तो बहरहाल मुझे लगता है कि मैं कुछ ही सुन पा रहा था उनको, उसमें काफ़ी अच्छा लग रहा था कि काफ़ी अच्छी बातों को उन्होंने जोड़ा होगा। मैं मिस किया, इसके लिए सॉरी। आपने मुझे जो जिम्मेदारी दिया कि इस वेबिनार का आप लगातार प्रयत्न परिवार के तरफ से, और हम भी एक प्रयत्न परिवार के फाउंडर सदस्य के रूप में हैं और लगातार हम भी जुड़े रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा कि इस तरह के वेबिनार से युवाओं को एक शक्ति मिलती है। और वो आपके निर्देशन में आपने युवा पर बहुत सारा काम किया है, अपने विद्यार्थी जीवन से लेकर के अभी तक अभी अपने आप को जागृत करके रखा है। इसलिए सबसे ज़्यादा धन्यवाद आपको हम दे रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट गोज़ टू यू कि आपने जो सीखा उसको आगे बढ़ाने का काम किया है, अपनी विरासत बचाने में अपना सारा चीज़ लगाया है। और उसमें उन तरह के लोगों को आप जोड़ने की कोशिश किया है, रोज़ जोड़ रहे हैं कि कोई कुछ नया हो, कुछ नया है। जैसे युवाओं को जो आज मिल रहा है कि नयापन के साथ समाज सेवा के प्रति कैसे उसका आकर्षण बढ़े, इसको भी हम लोगों ने कोशिश जो किया, और आज उसी का एक झलक आप दिखा रहे हैं। उसमें वंदना दीदी हैं जो काफ़ी युवाओं के लिए काम की हैं, उनको भी आपने जोड़ा है। आकांक्षा सेवा सदन की सचिव हैं और वो भी अपने विद्यार्थी जीवन से नेहरू युवा केंद्र की हमारी बड़ी बहन है, वो भी हैं यहाँ पे अध्यक्षता कर रहे हैं। काफ़ी अनुभवी हैं सर, हम लोग कई जगह साथ में रहे भी हैं, जेल से रिटायर हैं सर, और लगातार साहित्य के विधा में लिखते रहे हैं। तो सबको हम धन्यवाद देते हैं। और भी साथी जिनको मैं जान रहा हूँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से काफ़ी लाभान्वित होंगे। और आज के जो वक्ता हैं जिनकी आपने तारीफ खूब किया है, और सभी लोग बड़े क्या है और जवाब उन्होंने दिया भी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको। मुझे लगता है कि सब लोगों को बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद।